हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सभी के बीच में क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस लेकर के आ रहा हूं, जिसमें मैं सेकंड बुक का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चैलेंजेस इन नेशंस बिल्डिंग लेकर के आ रहा हूं। और इसमें जो होगा मैं आज डिस्कस कराऊंगा एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि पूरे चैप्टर्स का निचोड़ रहेगा। और मैं गारंटी देता हूं आपको कि आप एक बार यहाँ से करके जाइए, आपको बाहर अंदर के एक भी क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो अवेलेबल होंगे आपके लिए। और ये क्वेश्चन जो होंगे, जितने भी अवेलेबल होंगे क्वेश्चन, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आज मैं आप सभी के बीच में जो सारे क्वेश्चन जो होगा मैं डिस्कस कराऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो होगा, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को किस नेता के द्वारा दिया गया भाषण भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट के नाम से जाना जाता है। तो पहला नाम जो आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह का अपने फर्स्ट भाषण में, फर्स्ट जो इनका इम्पीचमेंट था, इस फर्स्ट इम्पीचमेंट के अंतर्गत इन्होंने इस चीज़ के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में बताया था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अभी हम जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग किसने की थी। तो सबसे पहले द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की अगर बात करते हैं, ठीक है, डिमांडेड टू नेशन थ्योरी की जो डिमांड किया था सबसे पहले, टू नेशन थ्योरी का, उसका नाम आता है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है सबसे पहले, ठीक है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग की थी। इसमें इन्होंने पाकिस्तान को अलग अपने लिए मांग लिया था, पाकिस्तान को अपने तरफ से अलग मांग लिया था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले 1940 के समय में, 1900 अगर हम बात करते हैं 1940 के समय, 40 में सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान शब्द की मांग की गई थी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान में कौन सी भाषा को दिया गया है, तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो जिसको बताया गया है यहाँ पे, तो कौन सा लैंग्वेज दिया गया, हिंदी लैंग्वेज को दिया गया है, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बताता है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की मांग का विरोध किसने किया था। अगर देखो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की अगर मांग करते, एक बात है कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की सबसे पहले मांग किया था तो कौन किया था, तो जिन्ना के द्वारा इसकी मांग किया गया था, जिन्ना के द्वारा। और इसका जो विरोध किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, इनका विरोध जो किया गया था कांग्रेस के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के द्वारा इसका जो विरोध किया गया था, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा इसका विरोध किया गया था, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, मार्जिनल गांधी इस तरह से बोला जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, तो हमारा नाम आएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है अगला कि विभाजन का सबसे बड़ा त्रासदी क्या थी, यानी क्या कारण रहा जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो सबसे बड़ा त्रासदी यानी सबसे बड़ा कारण किसका रहा, तो पंजाब का बंटवारा का रहा। और दूसरा है, ठीक है, बंगाल विभाजन। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। यानी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा का कारण बंगाल का बंटवारा हुआ, और दूसरा किसका, पंजाब का बंटवारा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो यही वो क्षेत्र था जो सबसे ज़्यादा, अगर देखा जाए तो मुस्लिम मेजोरिटी की कंडीशंस थी यहाँ पे, यानी मुस्लिम समुदाय सबसे ज़्यादा यहाँ पे पंजाब के क्षेत्र में और बंगाल के क्षेत्र में रहा करते थे, ठीक है, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, भारत आज़ाद कब हुआ, तो सबको मालूम है 1947 में आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के बाद क्वेश्चन है कि विभाजन के बाद भारत की कुल आबादी में मुसलमानों की कितनी आबादी रह गई थी, तो मात्र 12% रह गई थी, ठीक है। शायद आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने रजवाड़े थे। तो भारत में जो रजवाड़ों की संख्या थी टोटल रजवाड़ों की संख्या थी 565। टोटल कितने रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि शासकों द्वारा भारत में विलय के लिए समाहित, है ना, पत्र पर कराए गए हस्ताक्षर को क्या कहा जाता था। यानी जो पत्र विलय के लिए जो पत्र बनाया गया था, कह सकते हैं जो विलय के लिए जो पत्र बनाया गया था, विलय पत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। और जिस पत्र के माध्यम से, ठीक है, जिस पत्र के माध्यम से
यहाँ पे हस्ताक्षर कराया जाता था और सभी जितने भी रियासत थे उनको विलय किया जाता था। तो इसका हम नाम दे देते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम देते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन नाम आता क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशंस। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन के नाम से उसको जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सेशन के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, निजाम के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद के शासक को क्या कहते हैं? निजाम कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, हैदराबाद के विलय भारत में कब हुआ था? अगर हम भारत की विलय की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 1948 में हैदराबाद का विलय हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सबसे पहले किस प्रांत के राजा ने अपने राज्य की आज़ादी रखने की घोषणा की थी? द किंग ऑफ विच प्रोविंस फर्स्ट अनाउंस्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ हिज किंगडम्स। तो सबसे पहले जो नाम आता है, ठीक है, हमारे पास त्रावणकोर नाम आता है, डी त्रावणकोर। यानी सबसे पहले किस प्रांत के राजा ने अपने राज्य की आज़ाद रखने की घोषणा की? इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं अपने राज्य को आज़ाद रखूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले राजा का नाम आता है किसका? त्रावणकोर का। जम्मू कश्मीर के राजा इन्होंने भी, जो हरि सिंह थे, इन्होंने भी यही बात बोला था। हरि सिंह जिसकी बात करते हैं, हरि सिंह ने भी यही बात बोला था कि ये जम्मू और कश्मीर जो होगा ये किसी भी मुल्क के साथ नहीं जुड़ेगा, ये अलग रहेगा। ठीक है, लेकिन अंत में इनको भारत के साथ जुड़ना पड़ा है। ठीक है, आगे बात करेंगे इस पर हम। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के राजा का नाम क्या था? मणिपुर का जो राजा था उसका क्या नाम था? तो मणिपुर के राजा का नाम अगर आता है तो बोध चंद्र सिंह, यानी कि पहला ही ऑप्शन आता है, उनके राजा का नाम होता है बोध चंद्र सिंह। किस नाम से जानते हैं? बोध चंद्र सिंह के नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आता है हमारे पास में, ठीक है, मणिपुर के राजा को हम क्या करते थे? बोध चंद्र सिंह के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का वह हिस्सा जहां सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुआ था, यानी सबसे पहले अपनाकर चुनाव कराया गया था, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जिनका एज 18 वर्ष हो जाता है। लेकिन पहले उस समय जो हुआ करता था, उस समय एज जो है 21 वर्ष रखा गया था। ठीक है, तो वो पहला राज्य जो था जहां पर सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग कराई गई थी, वो था मणिपुर। और अभी हमने इससे पहले मणिपुर के बारे में क्वेश्चन से स्टडी किया था। ठीक है, बोध चंद्र सिंह की, है ना। अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश शासन ने, यहाँ पे ऑप्शन है कि ब्रिटिश शासन ने प्रांतों की सीमाएं किस आधार पर तय कर रखी थी? प्रांत बोले तो क्षेत्रों की सीमाएं जो है किस आधार पर तय की थी? यानी ऑप्शन है सांस्कृतिक, भाषा, प्रशासन और जाति। तो किस आधार पर किया गया था? तो यहाँ पे इसके लिए विवाद था काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो प्रशासन के आधार पर किया गया था। जब किस आधार पर किया गया था? ठीक है, प्रशासन के आधार पर। जबकि अगर देखा जाए हमारे यहाँ पे, तो आज़ादी के बाद हमारे यहाँ पे जो हमारे देश में राज्यों का जो गठन हुआ वो किस आधार पर हुआ? भाषा के आधार पर हुआ था। ठीक है, अब इससे पता चल गया होगा कि भाई अगर हम आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो उनकी भाषा अलग होती है, कर्नाटक में चला जाए तो कन्नड़ भाषा, यानी इस तरह से भाषा के आधार पर भारत को एकजुट करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, इस सिद्धांत को किस अधिवेशन में अपनाया गया है? राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो, इस सिद्धांत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो 1920 के अधिवेशन में अपनाया गया था। किस अधिवेशन में? 1920 के अधिवेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि किस गांधीवादी नेता का 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गया था? यानी इसमें से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये 56 डेज तक बिना कुछ खाए पिए इतने लंबे समय तक जीवित रहे, है ना। तो उसका नाम जो आता है पोटी श्री रामुल्लू जो नाम आता है इनका। ठीक है, इन्होंने, है ना, 56 डेज तक, ठीक है, भूख हड़ताल पर है और इनकी भूख हड़ताल पर ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सबसे पहले 1952 में 1952 में किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया? यहाँ पे आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश, इस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो हमेशा अगर आंध्र प्रदेश की अगर नाम आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तेलुगु भाषा के आधार पर। तेलुगु भाषा काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पर, तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में आज भी। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का कब गठन किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन जो किया गया था, ऑप्शन नंबर सी 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में। अगला क्वेश्चन, आयोग ने किस आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी? तो आयोग के द्वारा जो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए जो सिफारिश की गई थी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाषा के आधार पे किया गया था। किस आधार पे? भाषा के, यानी लैंग्वेज के आधार पे। लैंग्वेज जो था, यानी यहाँ पे
इसी बेसिस पे किया गया, क्योंकि सभी लोगों का ये डिमांड था कि भाई अगर मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ, अगर उस स्टेट्स का अगर दूसरा कोई लैंग्वेज दे दिया जाए तो लोग वो नहीं कर पाते थे, और ना ही उनका स्टेट्स का कोई नाम सोच में आ रहा था। तो सभी लोगों का ये था कि भाई विचार था कि इसी बेसिस पे करा जाए। अगला टॉपिक आता है हमारे सामने, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे उस समय। जब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जब हो रहा था, राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, तो उस समय उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे। ठीक है, जो चेयरमैन जो थे वो कौन थे, यानी चेयरमैन का नाम आता है, चेयरमैन का नाम पूछता है। तो चेयरमैन का जो नाम पूछता है वो ऑप्शन नंबर ए फजल अली। कौन थे? फजल अली। फजल अली जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिकेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा की बात करते हैं और हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, कब अस्तित्व में आए। ये दोनों राज्यों के अस्तित्व में आने का कब अस्तित्व में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका जाता है बी। 1960 के समय में जो होता है ये दोनों जो राज्य का गठन हुआ। ठीक है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का राज्य का गठन कब हुआ था? 1966 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्वोत्तर राज्य जिसकी हम बात करते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में असम से अलग होकर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, यानी असम से अलग होकर पहला राज्य बनने वाला जो था वो कौन सा राज्य था, तो जिसका नाम आता है नागालैंड। ठीक है, लाल डेंगा यहाँ का नाम जो है फेमस है, याद रखना, लाल डेंगा के नाम से जो बंदा फेमस होता है, नागी। ठीक है, भाषा के अलावा प्रशासनिक एवं क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर 2000 में किस राज्य का गठन हुआ? सन 2000 में झारखंड का गठन हुआ था। 2000 में झारखंड जो है सामने निकल करके आया था, यानी भाषा के आधार पर। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक अलग राष्ट्र की मांग की गई थी? तो मैंने आपको बताया था 1940 में लाहौर अधिवेशन, 1940 के समय में एक अधिवेशन चला था जिस अधिवेशन का नाम था लाहौर अधिवेशन, सेशन ऑफ लाहौर, 1940 के समय। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? अंगीकृत का मतलब जो बनकर के तैयार किया गया था तो 1949 में, 1949। अब मैं बताता हूँ आपको, 26 नवंबर 1949 के समय हुआ था ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास पूना पैक्ट। पूना पैक्ट बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि ये हुआ था किसके किसके, तो महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर, यानी बहस भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हुई थी। ठीक है, सौराष्ट्र को किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र जो है किस राज्य का अंग है? अगर क्वेश्चन आता है तो बता देना, सौराष्ट्र जो है गुजरात का अंग है। सौराष्ट्र किसका अंग है? तो गुजरात का अंग है। अगला क्वेश्चन है कि 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी? तेलंगाना 2014 ईस्वी में बना था। ठीक है, तेलंगाना का गठन जो हुआ था 29वें राज्य के रूप में 2014 ईस्वी में हुआ था। और ये मैं बता दूं, ये आंध्र प्रदेश से निकल करके आया था, यानी आंध्र प्रदेश से निकला था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1930 में गांधी जी का आंदोलन जो आता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में स्टार्ट किया था इन्होंने। असहयोग आंदोलन 1920 में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इन्होंने 1930 में शुरुआत की थी। इट मीन्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, डी। अगला, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो जब भी प्रारूप समिति का अध्यक्ष आया था, यानी ड्राफ्ट कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो मेंबर थे, चेयरमैन जो थे वो कौन थे? तो अंबेडकर साहब हमारे आते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है हमारे आते हैं। ठीक है, तो याद करके रखना है कि भारत के संविधान सभा की गठन जो हुई है कैबिनेट मिशन योजना के तहत पे हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत पे हुई है, कैबिनेट मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास
आता है हमारे पास, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर, प्रपोजल लेकर के आने वाले थे जिनकी बात की जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बातें बता देना चाहता हूँ कि पहली बार, ठीक है, हमारे संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, यानी पहली बैठक, प्रथम बैठक जो हुई थी, प्रथम बैठक वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जो पहली बैठक की, तो इसमें 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर आया गया था। कब लेकर आया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जानना जरूरी था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। संविधान सभा के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो संविधान सभा की जो भाग आता है, ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है, अगर मैं बता दूं मौलिक अधिकार के, तो आर्टिकल 14 से लेकर के 32 के बीच में आर्टिकल पूरा मौलिक अधिकार है। 6 फंडामेंटल राइट्स है, 6 टोटल हमारे फंडामेंटल राइट्स है। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से अलग है। तो प्रस्तावना को इसका राइट आंसर जो होगा वो प्रस्तावना होगा। यानी प्रस्तावना को क्या किया गया है यहाँ पे? इंट्रोडक्शन, जिसको बात करते हैं संविधान सभा का आत्मा कहा गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास सबसे पहले किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो आंख बंद करके आप लगाना, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। और सबसे अगर छोटा देखा जाए तो अमेरिका का संविधान है सबसे छोटा, ठीक है। छोटा संविधान अगर बात करते हैं तो अमेरिका का संविधान है, ठीक है। कह रहे कि पहले भारतीय व्यक्ति जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तो पहले भारतीय व्यक्ति जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, तो कभी भी अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का अगर नाम आता है, सी राजगोपालाचारी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम, ठीक है, गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम सबसे पहले बता दूं मैं तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो अगर स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पे तो सबसे पहले राज्यों का गठन किया गया था, तो 14 राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि देशी रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय की जिम्मेदारी किन्हें दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, ठीक है। रजवाड़ों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अहम भूमिका निभाया है और बहुत ही जाने माने एक हस्ती थे ये, ठीक है, जिन्होंने रजवाड़ों को विलय करने में अहम भूमिका निभाई, जो उस समय 565 रियासतों में बटे हुए थे ये, ठीक है। इन 565 रियासतों में से इन्होंने सबको जोड़ करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में तब्दील करवाया था उस टाइम पे, लेकिन आज के समय में इनकी संख्या बढ़ करके ज़्यादा हो गई है। अगला है क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सबसे बात करते तो 1906 ईस्वी में हुई थी इनकी सबसे पहले, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हमने जो टोटल डिस्कशन किया क्वेश्चनों का, है ना, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन था एमसीक्यू, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और मुझे आई थिंक लगता है कि आपको ये चीज़ें एक बार एट अ टाइम रिमाइंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब पेपर काफ़ी नज़दीक आ गया है और शायद अगर आप अच्छे से अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपको पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी पड़ेगी और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। धन्यवाद।